हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी में। आज हम बात करेंगे 2023 की पॉपुलर रोमांटिक सीरीज कॉल इट लव के बारे में। यह एक रोमांटिक मेलोड्रामा सीरीज है जो लव अफेयर रिवेंज के इर्द गिर्द घूमती है। आज मैं इसके पहले एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी। कॉल इट लव का एपिसोड शुरू होता है एक खाली ऑफिस से। फिर हमें एक महिला की आवाज सुनाई देती है जो एक कवि की कुछ पंक्तियों के बारे में बताती है कि किसी की छाया को देखकर उस व्यक्ति की गहरी समझ हासिल की जा सकती है, जिसमें उनकी खामियां, असुरक्षाएं और इच्छाएं शामिल हैं। किसी की परछाई को देखकर हम उनके वास्तविक स्वरूप, उनकी प्रेरणाओं और उनके संघर्षों के बारे में जान सकते हैं। फिर वो महिला कहती है कि किसी के अकेलेपन को समझना उसके लिए प्यार की शुरुआत थी। फिर एक नया सीन शुरू होता है और हमें एक आदमी, हान डोंग जिन, अपने लिए कप नूडल्स बनाते हुए दिखाई देता है। वो खुद को गर्म पानी में जला लेता है और नूडल्स बिखर जाते हैं। एक अन्य सीन में हमें सिम वू जू अपने करीबी दोस्त यून जून के साथ जेंगा का खेल खेलती दिखाई देती है। उसे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है और कुछ सेकंड बाद ही उसे पड़ोस के किसी व्यक्ति से उसके पिता सिम चुल मिन की मृत्यु के बारे में मैसेज मिलता है। अगला सीन शुरू होता है। हम देखते हैं डोंग जिन एक रेस्टोरेंट में अकेले खा रहा है। जब वू जू और जून भी उसी रेस्टोरेंट में आते हैं, वे खाना और सोजू शराब ऑर्डर करते हैं। वू जू जून के साथ एक शर्त लगाती है कि अगले दिन बारिश होगी। हालांकि मौसम विभाग कहता है कि इसकी केवल 10% संभावना है। वो कहती है कि अगर आकाश पागल होकर बारिश कर देता है तो वो भी पागल जैसा व्यवहार कर सकती है। जब डोंग जिन अपने बिल का भुगतान करता है तो इस बारे में गलतफहमी हो जाती है कि किसने सोजू का ऑर्डर दिया था और काउंटर पर मौजूद महिला उस पर चिल्लाने लगती है। तब वू जू आकर गलतफहमी दूर करती है। जब वो चला जाता है, वू जू उसके लिए उस महिला से शिकायत करती है। अगले सीन में हमें वू जू का घर दिखाते हैं। वू जू ने अपनी बड़ी बहन हे सुंग और छोटे भाई जी गू को नाश्ते के लिए जगाया। जब वे नाश्ते पर आते हैं, तब हे सुंग जी गू को सिर पर थप्पड़ मारती है और बदले में जी गू उसकी अजीब व बुरी तस्वीरें खींच लेता है और फिर वे आपस में लड़ते हैं। तभी हम दीवार पर एक परिवार का चित्र देखते हैं जिसमें 3 बच्चों के साथ एक युगल है, लेकिन पिता का चेहरा खराब किया हुआ है। अन्य सीन में डोंग जिन को फोन पर एक व्यक्ति बताता है कि सिंगापुर प्रदर्शनी में कोई समस्या है। तभी बारिश होने लगती है। इस बीच वू जू फार्मेसी में सामान जमा रही है जहां वो काम करती है। जब वो देखती है कि बारिश हो रही है, वो सोचती है कि दुनिया में सबसे वफादार चीज पूर्वाभास की भावना है। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है। वह हम देखते हैं कि वू जू के पिता उसे बड़े प्यार से स्कूल भेजते हैं और बाद में वो दूसरी महिला के साथ घर से भागकर चला जाता है और एक लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में कार से टकरा जाती है। प्रेजेंट में डोंग जिन के ऑफिस बेस्ट फेयर में कर्मचारियों को आश्चर्य होता है कि क्या कंपनी डूबने वाली है। उसकी सहयोगी बाक सू ही डोंग जिन को बताती है कि सीईओ शिन ने फिर से सिंगापुर की बोली जीत ली। वो पूछता है कि क्या सन वू को इस बारे में पता है। सन वू डोंग जिन की कंपनी में पार्टनर है। वो दोनों मिलकर यह कंपनी चलाते हैं। दूसरी ओर डोंग जिन का पार्टनर चोई सन वू पहले से ही सीईओ शिन से उनसे जानबूझकर ऑर्डर हथियाने के लिए लड़ रहा होता है। शिन कहता है कि अगर वो और डोंग जिन अभी भी उसके लिए काम कर रहे होते तो ऐसा नहीं होता। सन वू उससे पूछता है कि क्या वो ये सब बदला लेने के लिए कर रहा है। शिन बेशर्मी से यह स्वीकार करता है और कहता है वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उनकी कंपनी खड़ी है। एक अन्य सीन में कुछ पागलपन करने के लिए बारिश से प्रेरित होकर
वू जू एक पशु मुद्रित पोशाक और लाल जूते पहनकर अपने पिता के अंतिम संस्कार में पहुंचती है। वो उस महिला के पास जाती है जिसके साथ उसके पिता भागे थे। उस महिला का नाम मा हीजा होता है और वह हीजा से कहती है कि वो इस अवसर का उपयोग उसे अपमानित करने के लिए कर रही है। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है। हम हीजा को घर में परिवार के चित्र पर मुस्कुराते हुए देखते हैं, जबकि चुल मिन घर में कुछ खोज रहा होता है। जब वो उसके पास आता है तो वो अपने हाव भाव बदल लेती है और उससे ऐसा नाटक करती है कि उसे इस बात का बहुत दुख है। लेकिन तभी कोई उनके पैरों के पास एक फूलदान फेंकता है। ये चुल मिन की पत्नी है। कांच टूटने की आवाज सुनकर घर के बाहर वू जू आ जाती है। वो अपने पिता और हीजा को एक साथ घर से भागते हुए देखती है। अंतिम संस्कार पार्लर में वू जू खुद सोजू के नशे में डूब जाती है, जबकि उसकी चाची और चाचा उसे निराशाजनक रूप से देखते हैं। उनका कहना है कि उसने सालों पहले अपने पिता से नाता तोड़ लिया था, इसलिए वे संपर्क में नहीं रहे। वो पूछती है कि क्या वो 10 मिलियन जो उन्होंने उसकी मां से उधार लिए थे और कभी वापस नहीं दिए, क्या वो भी संपर्क में नहीं होने का हिस्सा था। जबकि हीजा डोंग जिन को फोन करने की कोशिश करती रहती है। यहाँ हमें पता चलता है कि डोंग जिन हीजा का ही बेटा है। वो ऋण के लिए बैंक में किसी से मिलने की कोशिश में व्यस्त है। हाँ सुन, जो वहाँ काम करती है, उसे बताती है कि बैंक के मैनेजर इस समय उससे नहीं मिल सकते। हीजा वू जू को जाने के लिए कहती है। वू जू उसका अपमान करती है। उसे एक पतियों को चुराने वाली एक बुरी महिला कहती है जिसने अपनी ही दोस्त के पति को चुरा लिया। वह हीजा और उसके पिता पर उनकी मां के बैंक खातों का पैसा और आभूषण लेकर भागने का आरोप लगाती है, जिससे आसपास के लोग शौक हो जाते हैं। हीजा वू जू को मारने के लिए अपना हाथ उठाती है लेकिन खुद को रोक लेती है। अगले सीन में वू जू बाथरूम में खुद को टूटने और रोने से रोकती है। वो अपनी चाचियों को इस बारे में बात करते हुए सुनती है कि कैसे हीजा ने विरासत में एक घर प्राप्त किया व उसे बेच दिया। वू जू आंटियों से इस बात पर जानकारी मांगती है, जो हैरान होते हैं कि वो पहले से ही नहीं जानती थी। वो कहती है कि हीजा और चुल मिन कानूनी रूप से विवाहित थे, इसलिए घर अब उसका है और उसने इसे बेच दिया। यहाँ उसी घर की बात हो रही होती है जहाँ वू जू अपने भाई बहन के साथ रहती है। तभी उसे घर से जीगू का फोन आता है। वह वू जू को बुलाता है और कहता है कि कुछ लोग हैं जो उनका घर देखने आए हैं। वू जू गुस्से में हीजा के पास जाती है, लेकिन हीजा उसे अगले सप्ताह तक घर खाली करने के लिए कहती है। अगले सीन में जब सन वू गोल्फ खेलता है, तभी डोंग जिन एक कार लेता है और उसे एक तस्वीर भेजता है। सन वू दौड़ता हुआ डोंग जिन के पास आता है। वह उसे बताता है कि कंपनी के साथ चीजें खराब होने से 3 महीने पहले उसने ये कार खरीदी थी। डोंग जिन भी फिर अंतिम संस्कार की जगह के लिए निकलता है। रास्ते में वे कंपनी के लिए और अधिक धन इकट्ठा करने पर बात करते हैं। वू जू इमारत से बाहर निकल रही होती है जब कोई उससे टकरा जाता है। उसका पर्स और उसका सामान फर्श पर गिर जाता है। वो उन्हें इकट्ठा करने के लिए बैठती है, तभी जून वहां आ जाता है। वो उसे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई, लेकिन वो टूट जाती है और रोने लगती है, ये कहते हुए कि वो अपने पिता के लिए रोना नहीं चाहती। अगले सीन में हमें हीजा और डोंग जिन दिखाए जाते हैं। हीजा पूछती है कि उसने 5 साल तक अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाया और उसे आने के लिए किसी की मौत का इंतजार क्यों करना पड़ा। वो उसे बताती है कि उसने उसे पैसे भेजे हैं और अगर उसे परेशानी हो रही है तो उसे पहले उसके पास आना चाहिए था। वो कहती है कि वो उसके पिता की तरह है और उससे अधिक बार मिलने आने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ तीनों भाई बहन और जून घर का सामान पैक करते हैं और चीजों के बारे में बेहतर महसूस करने के लिए अच्छा खाना ऑर्डर करते हैं।
हे सुन पुरानी तस्वीरों को देखती है और मुस्कुराती है। उनका सारा सामान पैक करके एक ट्रक उन्हें उनके घर से दूर ले जाता है। 2 महीने बाद डोंग जिन एक प्रदर्शनी के लिए एक हॉल किराए पर लेने के बारे में किसी से मिलता है, क्योंकि उनकी कंपनी अब बेहतर कर रही होती है। अगले दिन ऑफिस में सन वू को लगता है कि उनके लिए एक प्रदर्शनी की मेजबानी करना बहुत जल्दी है, लेकिन डोंग जिन का कहना है कि अगर वे फिर से कर्ज में जाने से बचना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करना होगा। वो एक कैंपिंग मेला आयोजित करने की सोच रहा है। दोपहर के भोजन के समय सन वू ने डोंग जिन से कैंपिंग के लिए उसके प्यार के बारे में पूछा। क्या उसने मिन यंग से ब्रेकअप के बाद से ही शिविर में जाना बंद नहीं कर दिया था? डोंग जिन का कहना है कि यह केवल काम के लिए है, इसलिए वो इसे कर रहा है। जब सन वू पूछता है कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ था, डोंग जिन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगले सीन में हमें बैंक दिखता है। जिस बैंक में हे सुंग काम करती है, वहां एक महिला उसके पास आती है। जब हे सुंग उसके पति का जिक्र करती है तो औरत को बहुत गुस्सा आता है। वू जू बैंक की ओर दौड़ती है और ये देखती है कि महिला हे सुंग के बाल खींच रही है और उस पर अपने पति को चुराने का आरोप लगा रही है। हे सुंग कहती है कि वह नहीं जानती थी कि वह किसी दूसरी महिला के साथ रह रहा है। वो कहती है कि वो उस आदमी से दोबारा नहीं मिलेगी। वू जू उसका साथ देती है। बाहर हे सुंग वू जू को उस आदमी के साथ उसकी सभी तस्वीरें जलाने से रोकती है। हे सुंग उन तस्वीरों को रखना चाहती है जिनमें वो अच्छी दिख रही है, लेकिन उस आदमी का चेहरा काट देने का वादा करती है। वू जू उसे उल्टे सीधे रिश्ते बंद करने के लिए कहती है, लेकिन हे सुंग कहती है कि वह वू जू की तरह नहीं बनना चाहती, जो सोचती है कि सभी पुरुष उनके पिता की तरह हैं। वू जू अब फार्मेसी में काम नहीं कर रही है। वो किराने की दुकान से चीजें खरीदती है। जब उसे पैंटीहोस खरीदने के लिए यूरी नाम की किसी महिला से एक टेक्स्ट मिलता है तो वो इसे अनदेखा कर देती है। अगले सीन में जब डोंग जिन आता है और वू जू की मदद करता है सारा सामान लिफ्ट में रखने के लिए, सन वू जो वहां है पूछता है कि क्या वे एक दूसरे को जानते हैं। डोंग जिन यह खुलासा करता है कि वू जू नई ऑफिस पार्ट टाइमर है और 1 हफ्ते से वहां काम कर रही है। किम यूरी ऑफिस कर्मचारियों में से एक वू जू से पूछती है कि उसे पैंटीहोस क्यों नहीं मिला। वू जू का कहना है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका संदेश रूड था। जब यूरी ने एक अन्य सहकर्मी से इस बारे में शिकायत की तो उसने कहा कि वू जू अच्छा काम कर रही है क्योंकि मिस बैक उसे सीधे काम दे रही है। अगले सीन में है सुंग कैरियोकी में गाते और रोते हुए दिखाई देती है और जून उसका ध्यान रखने के लिए मजबूर हो जाता है। वह वू जू को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डोंग जिन का पीछा करने में व्यस्त होती है। वो एक स्टोव में उसका पीछा करती है जहां वो इंस्टेंट नूडल्स खाता है। तभी एक फ्लैशबैक में वू जू की चाची को ये बताते हुए दिखाया गया है कि घर का पैसा ही जाके बेटे के पास गया है। वो वू जू को उसके बेटे का बिजनेस कार्ड देती है। जून और हे सुंग बात करते हैं कि कैसे कुछ छात्रों ने स्कूल में हे सुंग के जूते चुरा लिए थे और वू जू उन्हें वापस पाने के लिए पूरे 1 महीने तक उनके पीछे पड़ी रही। बेशक वही जा को इतनी आसानी से घर नहीं लेने देने वाली थी। इससे हमें पता चलता है वू जू के दिमाग में जरूर कुछ प्लान चल रहा होता है। तभी उसने डोंग जिन की कंपनी ज्वाइन की, वो उसका पीछा कर रही है। हम देखते हैं कि वू जू डोंग जिन की इमारत की 9वीं मंजिल तक पीछा करती है और फिर मेल बॉक्सेस में कुछ खोजना शुरू कर देती है। तभी उसके पीछे एक आवाज कहती है कि उसका अपार्टमेंट 2701 है। ये खुद डोंग जिन होता है। यहाँ यह एपिसोड समाप्त हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस सीरीज के बाकी के एपिसोड भी देखना चाहते हैं
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक एंड शेयर करें।